सबसे पहले तो यहाँ पर आए सभी लीडर का मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अपना ये जो मंच, एक मंच ऐसा है कि हर किसी को, हर किसी के ग्रोथ के लिए हर कोई तैयार है। लेकिन हम एक ऐसे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, लास्ट में गिने तो सब एक ही आता है, जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। जैसे कि हरि तेरा नाम, हरि के नाम हजारों है, लेकिन हरि तो एक ही है। इस तरह से कोई एमएलए बोलता है, कोई डायरेक्ट सेलिंग बोलता है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग बोलता है। तो मैं जिस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ वो कंपनी के बारे में थोड़ा मैं बात करने से पहले रूटीन बात करना चाहूंगा कि हम मार्केट में कोई भी बिजनेस की, कोई भी धंधे की, कोई भी नौकरी की शुरुआत कब करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि कोई भी मान लो कि धंधा करे, बिजनेस करे, नौकरी करे, तो जब तक 18 साल से ऊपर यानी कि 20 साल की एज होती है, तब हम नौकरी या बिजनेस के स्टार्ट करते हैं। ऐसा बोला जाता है भारत के अंदर कि जिसका आधार कार्ड 18 साल के ऊपर, पान कार्ड जो भी निकलता है, उसके बाद ही नौकरी मिलती है, उससे पहले कोई नौकरी नहीं मिलती है। तो हम गिनते 20 साल से नौकरी स्टार्ट करते हैं, और नौकरी कब तक करते हैं, तो लास्ट 60 साल तक नौकरी करते हैं। यानी कि टोटल गिने तो 40 साल जॉब करते हैं। और 40 साल जॉब करने के में अंदर अपनी खुद की एक नीड होती है, जरूरतें होती है। तो कैसी जरूरत होती है कि कोई भी इंसान नौकरी करता है, धंधा करता है, क्यों करता है नौकरी? तो नौकरी करते समय खुद की शादी का सोचता है, इसके बाद बच्चों का सोचता है, बच्चे का एजुकेशन, इसके बाद मकान बनाने का सोचता है, और फिर बच्चे की शादी, और लास्ट होता है रिटायरमेंट। ये पूरी लाइफ चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है, हर किसी की लाइफ चलती रहती है। लेकिन इसी लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे कोई जॉब करता है तो जॉब में लॉस हो जाता है, जॉब से निकाला जा सकता है। बिजनेस करता है तो बिजनेस में लॉस आ सकता है। कभी कोई भी बैड डेथ हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, और लास्ट जाके डेथ हो सकती है। यानी कि रूटीन चक्र चलता है। अभी रूटीन चक्र में से कोई बाहर नहीं निकल पाता। ऐसा कोई इंसान नहीं कि इस रूटीन चक्र में से कोई बाहर निकल पाए। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, वो क्या है? वो थोड़ा इससे अलग है। तो हम जो बताए अभी कि अपने नीड, जरूरत है, बताइए कि नॉर्मल एक शादी होनी चाहिए, बच्चे का एजुकेशन, छोटा बड़ा मकान, और बच्चे की शादी। लेकिन हम सपना कैसे देखते हैं? सपना देखने का कोई जीएसटी, कोई टैक्स नहीं लगता है। तो सपना देखते हैं कि अच्छा मकान हो, बढ़िया सा मकान हो, अपने पास बढ़िया सी गाड़ी हो, बच्चे का एजुकेशन अच्छा हो, फॉरेन टूर कभी भी जा सके, और किसी को हेल्प भी कर सके। अपने पास पैसा इतना हो तो किसी को हेल्प कर सके। बाकी आज सोच रहे हैं कि किसी की हेल्प करे, लेकिन हेल्प कैसे करे? अपना पॉकेट तो खाली है, अपने पॉकेट में कुछ होगा तो किसी की हेल्प करेंगे? ये सब सोच रहे हैं। लेकिन वाकई में गिने तो ऐसा कोई सोचते, लेकिन वैसा होता नहीं है। और हम क्या करते हैं इसके लिए? सोचते ही है, बड़ा मकान चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, फॉरेन टूर चाहिए, पैसा, फ्रीडम चाहिए। लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं? पूरे इंडिया नहीं, पूरे विश्व में कोई भी इंसान पैसा कमाने का रास्ता ढूंढता है, कहीं ना कहीं। पैसा कमाने के लिए क्या करता है? कोई भी इंसान नौकरी करता है, या तो खुद का धंधा डालता है, या तो बड़ा बिजनेस करता है, रतन टाटा टाटा जैसा, और या तो इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट मीन्स करोड़ों रुपए कहीं लगा देता जमीन में, या तो कोई शॉपिंग बनाएगा या मकान बनाएगा। ये चार जगह से पैसा कमाते। लेकिन यहाँ पर देखे तो चार में से दो रास्ते ऐसे
जिसमें टाइम फ्रीडम भी होता है, मनी फ्रीडम भी होता है। लेकिन दो रास्ते ऐसे जिसमें पूरी जिंदगी स्ट्रेस में रहते हैं। नौकरी है तो कोई भी नौकरी कर दो, चाहे आईपीएस ऑफिसर हो, क्लास वन अधिकारी हो, कोई भी नौकरी, 25 दिन अच्छा चलेगा। लेकिन लास्ट जो 5 दिन है वो गिनता रहेगा, पहली तारीख कब आए। क्योंकि जितनी बड़ी सैलरी होती है तो उसका इतना बड़ा शौक भी होता है। और जो धंधा करता है उसमें भी यह वही होता है। एक उसके जो बिजनेस करता है उसके साथ एक लाल चौपड़ा होता है, लाल बुक होती है। और रेड कलर जो खतरे का निशानी है। रेड बुक क्यों रखते हैं? खुददारी के लिए। और ऐसे बोला जाता है क्योंकि मार्केट में मैंने 30 साल बिजनेस किया है, खुद का धंधा था, नौकरी भी की। लेकिन लाल चौपड़े में लिखा जाता है उसमें से 30% पैसा वापस आता है, 70% कभी आता नहीं है। लेकिन इससे भी बेस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखे आगे तो एक ऐसा भी रखता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, जो आज इंडिया में नंबर 1 चल रहा है। अभी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री तो क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री कहाँ से आई, कैसे आई, डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत क्या पड़ी। तो नॉर्मली हम देखें तो मार्केट से कोई भी सामान लाते तो सामान के अंदर अलग अलग बीच में आते हैं रिटेल प्रॉफिट, रिटेलर आता है, होलसेलर आता है, स्टॉकी ज्यादा, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, चेन एजेंट, घूम फिर के अपने पास माल आता है। और एक बड़ा इंसान आता है जो बिना इन्वेस्टमेंट का पैसा ले जाता है। हमें पता है वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता फिर भी पैसा ले जाता है, जिसको बोलते हैं एडवर्टाइज। और एडवर्टाइज कौन देते हैं? सारे एक्टर, क्रिकेटर। और मुझे आप ये बता सकते हो आप कि जो जाहिरात देते वो भी जो भी बोलते क्या सच बोलते? एक भी इंसान सच नहीं बोलता। चलो सच नहीं बोलता, क्या है वो इंसान अपनी प्रोडक्ट यूज करता है? जो एड देता है वो यूज करता है? तो सॉरी सर, वो यूज नहीं करता है। आज तक ऐसे कोई एड आई, एड देने वाला कभी कोई यूज नहीं कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं अमिताभ बच्चन, वो बोलता है कुछ मीठा हो जाए, डेयरी मिल्क। वो खाता होगा 80 साल का? नहीं खाता है, क्योंकि उनको शुगर की तकलीफ है। जैसे अपने ऐश्वर्या राय क्या बोलती है, मेरी कुछ लक्ष्य साबू, अगर लक्ष्य साबू नहाने से गोरे थे तो अपने देश में नहीं, वेस्ट में ज्यादा जरूर थे, क्योंकि वो तो पूरे पूरे खा जाते। लेकिन हम वो यूथ देखते, एड देखते और अपने बच्चे को खिलाते। लेकिन इससे बेस्ट आगे तो डायरेक्ट सेलिंग वही है। डायरेक्ट सेलिंग को क्यों लाया गया? तो ये जो बीच में जो भी रास्ते थे वो सब निकल जाते और डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग ज्यादा थी। जो उत्पादक होता है उसी के बीच में आता है डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग से डायरेक्ट अपने पास आता है। और जो भी प्रोडक्ट आती है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में, जो आती है वो क्वालिटी प्रोडक्ट आती है। उसकी क्वालिटी हम देख सकते हैं। लेकिन मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लाएंगे तो उसकी क्वालिटी हम देख नहीं सकते। इस प्रोडक्ट के बारे में हम कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में जो भी प्रोडक्ट लाएंगे उस पर कंप्लेन किसी जगह करने करने कोई नहीं जाएगा। तो मैं भी एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो जिसमें क्या है, उसमें बाइनरी पे काम करता है अपनी इंडस्ट्री। बाइनरी यानी कि 2 लेख, और जनरेशन यानी कि 2 से ज्यादा। ये भी हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी क्या और जनरेशन क्या है। तो जो बाइनरी होता है वो 2 लेख पे काम करता है, और जनरेशन 2 से ज्यादा। तो मेरी कंपनी जो इंडस्ट्री है वो बाइनरी प्लस जनरेशन है, यानी कॉम्बिनेशन है। लेकिन बाइनरी में बात करूंगा तो बाइनरी में क्या क्या होता है। अपने पास जो प्रोडक्ट है, मेरे पास जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की बात करूं तो पहले तो हम सुबह जब उठते और रात को जब सोते, और हर प्रोडक्ट अपने पास है। दूसरे हेल्थ की प्रोडक्ट है। तीसरी, पूरे इंडिया को एक ही जरूरत है, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। क्योंकि आज जो भी तकलीफ आई, जो भी बीमारी आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, एक ही कारण है, खेती। अगर खेती सही चलती इस प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं थी, आवश्यकता कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन खेती में जो भी केमिकल डाला, जो जहर डाला, वो जहर बाहर निकला और अपने शरीर, तब जाके आज बाहर से हमें
अपनी प्रोडक्ट हम जो निकालते हैं वही प्रोडक्ट हम खुद यूज करते हैं। अभी आगे बात करें तो मैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ उसमें ऐसा होता है कि 2 लाख की बात करूं तो यहाँ पर हर किसी को सेम देते हैं। 12% पे काम करता है मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम पे, 12% इनकम मिलता है। चाहे 20 साल पहले करता है, जो आ जाएगा 10 साल पहले करता है, सबको 12%। अभी यहाँ पर सेम क्यों मिल रहा है, उसका भी एक कारण देता हूँ। मैं किसी कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग को बुरा नहीं कहता हूँ, हर डायरेक्ट सेलिंग अपने हिसाब से सही है। लेकिन इसमें ऐसा है कि 12% तो क्यों, सब लोग मैं काम करता हूँ, मैं आज काम भैया, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया मैं मेरे अपलाइन जो थे उससे आगे निकल गया, तो वो सपोर्ट करने आएंगे क्यों, मैं जो काम करूंगा उसको भी 12% मिलेगा। कोई लेफ्ट सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसको 20% ऊपर वालों को 40%, ऐसा नहीं है। अभी आता है आगे जनरेशन, समझ लो कि दो टीम अच्छी से चल रही है, तीसरे वाले खोलना चाहते तो खोलते, उसके ऊपर भी अलग से एक्स्ट्रा मिलती है, उसके ऊपर रॉयल्टी है, रैंक मिलती है, परफॉर्मेंस मिलता है, यानी कि टोटल गिने 9 प्रकार की इनकम मिलती है। और ऐसा बोला जाता है हमारे इंडस्ट्री में कि लास्ट जो बंदा है जो 100 रुपए देता है उसमें से इंडस्ट्री 4 रुपए वापस देती है। यहाँ पर गैपिंग कंपनी है, सीलिंग लिमिट है, हमारे इंडस्ट्री में लिमिट है, हफ्ते का चेक मिलता है और सीलिंग है 2,10,000, इससे ज्यादा कोई मिलता नहीं है। जो भी टर्नओवर होता है, मान लो 17,50,000 का टर्नओवर हुआ तो उसके ऊपर 2,10,000 मिलेगा, लेकिन 20 लाख हुआ तो भी वही मिलेगा। और जो भी बिजनेस में वो कैरी फॉर्वर्ड मिलेगा, ले पता नहीं है। ओके सर। कंप्लीट हो गया। ओके सर। ग्रेट, बहुत जल्दी निपटा दिया आपने तो। सर मेरा लैप कंप्यूटर में नेट नहीं पकड़ रहा, इसलिए थोड़ा जल्दी निपटाया है, कोई बात नहीं, बाकी कंप्यूटर में बताना होगा। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन। ओके सुन के तेरी सर। तबीयत मचल जाएगी। बात अब यस तक जो सर। तेरे लबों पे न थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। सुन के तेरा नाम दर पे चले आए हैं। अब तू दे दे दवा या तो दे दे जहर, तेरे महफिल में ये दिल जले आए हैं। सॉरी सर, अब एक बात करने का भूल गया सर। हाँ, बोले सॉरी बोले। सर। हाँ। हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है, मिनिमम मीन्स 1,000 की खरीदारी करके हम प्रोडक्ट खुद के लिए यूज कर सकते हैं, मिनिमम 1,000 रुपए की लास्ट। ओके सर। दिनेश जी ने अपनी जो प्रस्तुति शुरू की बहुत अच्छी लगी। और नॉर्मली क्या होता है, जब आप एक जो समाज होता है उसके सामने कुछ बोलने जा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक फील आती है, जो कि ये गलत तो नहीं कह रहे, कोई क्या सोच रहा हो क्या सोच रहा, मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है। तो स्ट्रक्चर कैसे काम करता है ये तो आपको शनिवार को बहुत क्लियरली समझाऊंगा मैं। और कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट समझने वाले हैं जो हम सबको एक्चुअल में पता होने चाहिए। वो पॉइंट क्या है, एक सेकंड। हाँ, वो पॉइंट ये है, पहला पॉइंट तो ये है इसके अंदर कि डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, इन तीनों का डिफरेंस लगभग 90% लोगों को नहीं पता। दूसरी चीज, नौकरी या बिजनेस करना हमारे लिए आवश्यक क्यों है या क्यों नहीं है,
और इस इंडस्ट्री में आना आवश्यक क्यों है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और तीसरा, हम सपने देखते क्यों हैं, सो कॉल्ड हम सपने देखते क्यों हैं, इन तीनों बिंदुओं पे हम फोकस करते हैं। उसके बाद इन्होंने जैसे कहा कि 2,20,000 की कैपिंग है वीकली। जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था, परसों भी समझाया था कि आपको रिच बनाने के लिए जो फॉर्मूला है वो हर जगह पे ब्लॉक क्यों किया गया है, ये पता होना चाहिए। मैं एक प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, कोई भी एक प्रोडक्ट हो सकता है। मार्केट में पहुंचाने के लिए मेरे पास सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की और हर दुकान तक पहुंचाने की। अब मान लीजिए आप सभी लोग अपने अपने दुकानें खोलकर बैठे, मैंने प्रोडक्ट आप तक पहुंचा दिया, क्या मेरा प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचेगा? शायद नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि जो मेरा प्रोडक्ट है उसके विषय में लोग जानते ही नहीं है। आप जब कभी कोई नया सामान लेते हैं, नया घर लेते हैं, या कुछ भी नया मतलब अपने घर में या डालने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश करते हैं किसी योग्य पंडित या पुरोहित से आशीर्वाद ले लिया जाए। होता है कि नहीं होता है? होता है ना जी। तो जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए मार्केट के जो देवता हैं उनका आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है। वो देवता कौन है मार्केट के? जो कलाकार हैं। एक बहुत नेगेटिव छवि हमको ये दे रखी है कि एक एड वाला आता है, अपना पैसा लेता है और चला जाता है, आपकी जेब से बहुत पैसा होता चला जाता है। इसको आज करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। कल जब आप सेलिब्रिटी बनेंगे और आपके सामने कोई ऑफर आएगा कि भाई हमारे बच्चे का मुंडन है, आप कृपया वहां पर आइए, आप हंसते हुए जाएंगे। सेलिब्रिटी जितने भी होते हैं वो इसलिए सेलिब्रिटी नहीं बनते हैं कि केवल अपने घर बैठे रहें। उनको अपनी मार्केट करनी होती है, और उनकी मार्केट के साथ साथ हम अपनी मार्केट जोड़ देते हैं। जैसे आप लोगों के पास गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आते होंगे, कभी कभी कुछ कोटेशन आते होंगे, किसी चर्चित व्यक्ति का फोटो लगा देते हैं, कोटेशन लिख देते हैं। उसी प्रकार से प्रोडक्ट को यदि पब्लिक तक पहुंचाना है, तो विज्ञापन का एक सिंपल सा फंडा होता है कि आपको किसी चर्चित व्यक्तित्व को सामने रख के और अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। जब आप मार्केटिंग का लॉ पढ़ेंगे, उसमें विज्ञापन के लिए विशेष प्रावधान होता है। लेकिन कहाँ पे कंपनी से गलती हो जाती है, जिसके चलते पारंपरिक मार्केट से हमारा विश्वास उठता चला जा रहा है धीरे धीरे, उसे कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। आज की डेट में जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो सामान हम तक पहुंचा रहे हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अर्थात ये नहीं अपनी कंपनी क्वालिटी खराब कर रहे हैं, मीन्स ये है कि उनके चैनल में कुछ ना कुछ दोष आ चुका है, तो नकली सामान आप तक पहुंच सकता है। दिनेश जी ने एक बात ये बोली जो हम अक्सर कहते हैं कि भाई हमें प्रोडक्ट की अवेयरनेस मिलती है। तो प्रोडक्ट की अवेयरनेस, आप मान लो ये प्रोडक्ट आप बाजार से लेकर आया हो ना, इसमें लिखा हुआ है क्लियर में क्या क्या सामान सब लिखा हुआ है इसके ऊपर, पर पढ़ा ही नहीं हमने। 90 के दशक में एक कंपनी आई थी, 80 के दशक में सॉरी, और वो हमको ये कहती थी, देखो नमक तेल से मंजन कर रहे हैं, देखो नमक तेल से मंजन कर रहे हैं, देखो कोल तार चारकोल से मंजन कर रहे हैं। हमें मूर्ख बनाया गया, मतलब हमें क्या कहे, तुम बेवकूफ हो, तुम लोग तुम मूर्ख हो। आज वही कंपनी आपसे बोलती है क्या आपके पेस्ट में नमक है? अब बेवकूफ कौन है, हम एक कंपनी, वो तो अपन विज्ञापन कर रहे हैं ना। तो हम लोग वास्तव में मूर्ख बहुत हैं, जो कभी अपने जीवन पर अवेयर नहीं होते हमें करना क्या है। सबसे बड़ा फायदा डायरेक्ट सेल्स का ये मिला हमको कि प्रोडक्ट की अवेयरनेस के ऊपर सोचना शुरू किया हम लोगों ने, कंपैरिजन शुरू किया हम लोग। तो मार्केट में प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने के 4 बेसिक चैनल होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला चैनल होता है ट्रेडिशनल मार्केट। सबसे पहला चैनल होता है ट्रेडिशनल मार्केट।
जिसमें सबसे पहले होता है C&F, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट। कोई भी उत्पादक अपने सामान को खुद नहीं बेच सकता, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट। उसके बाद आते हैं जोनल स्टॉकिस्ट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंटर जोन बने होते हैं, उसके स्टॉकिस्ट होते हैं। स्टॉकिस्ट के बाद आते हैं होलसेलर्स। होलसेलर के बाद आते हैं रिटेलर्स, और रिटेलर से सामान आपको मिलता है। जैसे जैसे सामान आपके समीप आता जाता है, उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता चला जाता है। एक रिटेलर जो होता है एक प्रोडक्ट पे 8 से 28% तक का प्रॉफिट मार्जिन लेता है। होलसेलर जो होता है 5 से 8% का प्रॉफिट मार्जिन लेकर चलता है। ऐसे जैसे जैसे ऊपर पहुंचते हैं, जो आपके स्टॉकिस्ट होते हैं या जो आपके C&F होते हैं, उनका 1 या 2% का ही मार्जिन होता है। वॉल्यूम की गेम खेलते हैं, वॉल्यूम की। क्लियर हो गया आपको वॉल्यूम की गेम का मतलब? अब सामान जो है आप तक पहुंच गया, तो कंपनी को इनिशियली अपनी 30% की मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट किसमें करनी पड़ती है? समझिए 30% मिनिमम कह रहा हूँ। प्रोडक्ट को दुकानों तक पहुंचाना पड़ता है। जो फेमस दुकानें होती है वहां तक प्रोडक्ट को पहुंचाना होता है, पेमेंट नहीं ली जाती। इसके लिए कंपनी के मार्केटिंग टीम होती है, वो चेक करती है कौन सी स्टेबल मार्केट है। ऐसा नहीं कि हाईवे के बगल में आपने एक खोमचा लगा रखा मार्केट बन गई, नहीं, वो नहीं मार्केट होती है। मार्केट होती है जो स्टेबल होती है। वहां पे सामान पहुंचा दिया। अब सामान वहां पहुंचाने के बाद दुकानदार को विशेष ऑफर देते हैं कि भाई अगर आपके थ्रू ये प्रोडक्ट बिकता है तो हम उसका स्पेशल आपको रिवॉर्ड देंगे। कभी घड़ी दे देंगे, कभी कुछ दे देंगे। लेकिन कुछ दुकानदार होते हैं, उनको मतलब नहीं होता, ठीक है भाई बिका बिका, मैंने मतलब नहीं है, बिक गया ठीक है। लेकिन फ्रंट में जगह मांगते हैं, जैसे कि हमारा न्यूज़पेपर में फ्रंट की जगह होती है ना। फ्रंट पेज पे ऐड के पैसे ज्यादा होते हैं, पीछे पैसे कम होते हैं। तो कंपनी क्या करती है? ऐड करती है। हर एक कंपनी के प्रत्येक प्रोडक्ट के अंदर 20% का प्रॉफिट मार्जिन होता है, जो कि ऐड के लिए दिया जाता है। 20% मान के चलिए। 10% ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होता है, कुल जिसमें काटेज वाटे से मिलाकर होता है। टैक्सेशन अलग होती है, सब GST आ चुका है, पहले वैट है उसका अलग चक्कर था। तो ये आपको मैंने बताया ट्रेडिशनल मार्केट का स्ट्रक्चर। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जो सामान वो बेचना चाहते हैं, उसी सामान को वो लोग डायरेक्ट सेल्स से भी निकालते हैं। इसमें क्या होता है? प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो किसको देते हैं? उस सेल्समैन को दे, जो घर घर जाके सामान को बेच रहा होता है। डायरेक्ट सेल्स के अंदर जब एक प्रॉपर चैनल को यूज किया जाता है, तो वैसे डायरेक्ट सेल्स का पहले मतलब जो था वो उन प्रोडक्ट को लेकर था जो सामान्य पब्लिक की रीच से थोड़ा अलग हटके थे। जैसे कि वाटर प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर, एयर क्लीनर, वाटर मतलब रूम क्लीनर, जो थोड़े हैवी लेवल के थे, उनको डायरेक्ट सेल से बेचा गया। इसी में एक प्रोडक्ट आते हैं लग्जूरियस प्रोडक्ट, जो कि डीलर के थ्रू मिलते हैं हमको, जैसे कि गाड़ियां हो गई, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, और आपका आ, घर के जो अप्लायंसेस होते हैं, ये कौन देता है आपको? डीलर देता है। तो डीलर भी एक प्रकार से डायरेक्ट सेल्स में ही काउंट होता है, बट उसमें डीलर बीच में आ गया। तो डायरेक्ट सेल्स एक हो गया। अब डायरेक्ट सेल्स को और प्रमोट करने के लिए इन्होंने क्या किया? उसको मल्टी लेवल पे कन्वर्ट कर दिया। तो थर्ड चैनल आ गया मल्टी लेवल। जो ट्रेडिशनल मार्केट होती है उसे कहते हैं मल्टी चैनल मार्केट, मल्टी चैनल मार्केट। और जो आपकी डायरेक्ट सेल्स के थ्रू जो मार्केट डेवलप होती है कहते हैं मल्टी लेवल मार्केट। इसके इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा। आपको ये पता होता है कि हम जो एक साबुन उपयोग कर रहे हैं, एक पेस्ट उपयोग कर रहे हैं, शैम्पू उपयोग कर रहे हैं, पेन तक जो ले रही है, हर चीज वो कैसे हमारे पास पहुंचती है। आप सभी लोग मार्केट जाते हैं, सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, सभी लोग सब्जियां, आलू प्याज टमाटर गोभी लेने जाते हैं। आपको सामने एक रेडी पर सब्जी मिल रही है, बट उस रेडी तक सब्जी पहुंचने पे पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है। किसान
सब्जी को तोड़कर अपने पास स्टोर करता है, फिर ट्रकों से वो सामान कहाँ पहुंचता है? लोकल मंडी में। लोकल मंडी से बड़ी मंडी पहुंचता है, बड़ी मंडी से फिर लोकल एरिया में सप्लाई होता है, फिर वहां से लोग उठाते हैं और आपके पास लेकर आते हैं। तो 10 रुपए किलो की जो चीज होती है आप तक पहुंचते पहुंचते वो लगभग 40 रुपए किलो हो जाती है। ये हर जगह पर होता है। तो ये जो डायरेक्ट सेल्स या फिर जो मल्टी लेवल मार्केटिंग थी, इसके अंदर इसी बात पे विशेष फोकस किया गया। अब आप ये जानते हैं सभी लोग कि आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है पूरे विश्व की, वो क्या है? दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट। मेरे को अपने जीवन में भरपेट भोजन मिल रहा है, अच्छी नींद मिल रही है, घूमने फिरने का सामान्य सुख मिल रहा है, परिवार में सब नॉर्मल है, तो मैं किसी भी चीज के बारे में स्वप्न नहीं देखूंगा। लेकिन जहां पर घर में हल्की सी बाधाएं शुरू होंगी तो मैं स्वप्न देखना शुरू करूंगा। ये ध्यान रखिएगा, जिसका जीवन सरल चल रहा होता है वो कभी स्वप्न ज्यादा नहीं देखता, वो लाइफ को एंजॉय कर रहा हो। और आप देखिएगा आफ्टर फ्यू मंथ्स आपके सपने थमने शुरू हो जाएंगे। हमारे ब्रेन को जब खुराक मिलेगी ना, तो थमने शुरू हो जाएंगे। अभी सपने बहुत हैं, जब नहीं होता है तो सपने बनते हैं, जब होता है सपने बंद हो जाते हैं। सपने वास्तव में वो ड्रेनेज है जो हमारी ऊर्जा को खा खा जाते हैं। सपने वो ड्रेनेज होते हैं, वो हमारी बॉडी की एनर्जी चूसते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज दिनेश जी ने जो बात कही कि हम प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं, प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो यहाँ से एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। बहुत बढ़िया बात है, एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी जनरेट होती है यहाँ पर। बट उस एम्प्लॉयमेंट को हम समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमको यही नहीं पता व्यापार कहाँ किसे जाता है। हमारे माइंड में व्यापार को लेकर क्या है, व्यापार का मतलब क्या होता है? सामान को बेचना। एक बार रतन टाटा जी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां पूछा गया कि मुकेश अंबानी जी जो हैं वो विश्व के छठे धनी व्यक्ति बन चुके हैं, आप उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो उनका आंसर सुन के आपको बड़ा अच्छा लगेगा। रतन टाटा जी ने कहा कि वो एक बिजनेसमैन है और मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। वो एक बिजनेसमैन है और मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। क्या आप में से किसी को भी इसके बीच में डिफरेंस पता है? एनी वन ऑफ यू, कि बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट में डिफरेंस क्या होता है? इंडस्ट्री किसे कहते हैं, बिजनेस किसे कहते हैं? इंडस्ट्री के अंदर सर प्रोडक्शन होता है, चीज का माल बनता है और वहीं से सेल भी करते हैं। लेकिन जो बिजनेस होता है उसमें जो बने बनाई चीज खरीदना और बेचना होता है, मार्केटिंग करते हैं वो। अच्छा, अच्छा आंसर दिया। कोई और बताएगा आप में से? एक व्यापारी और एक उद्योगपति में डिफरेंस क्या होता है? बताएं प्लीज। ये बहुत बड़ी बात आपको पता होनी चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट मीन्स सर अपना जिनका अपना एक बिजनेस हो और जिनका अपना इंडस्ट्री हो। और बिजनेसमैन मीन्स सर थोड़ा सा अटक रहे हैं। हाँ बताएं सर जी, दिनेश जी। यस, इंडस्ट्रियल मीन्स के वो खुद प्रोडक्शन करता हो, और बिजनेसमैन यानी कि किसी का प्रोडक्ट वो खुद सेल करता हो, किसी के पास चलाता हो। हम्म,
शायद। अब सोचिए, इतना बेसिक जो एक नियम होता है हमें नहीं पता, और हम व्यापार की बातें कर रहे हैं। आपने कभी अपने घर में कैंची का उपयोग किया है? कैंची, कपड़ा काटने वाली, बाल काटने वाली, कागज काटने वाली, सबने किया है? यस और नो? जस। जी। आज आधे लोग लगता है सो रहे हैं, एक्टिव नहीं है। सबने कैंची का उपयोग किया है, सबने चाकू का उपयोग किया है। जी सर। उस इंडस्ट्री का नाम बताएं जो इसको पैदा करती है। सबने टिक्की, समोसे, गोलगप्पे, दही बड़े खाए होंगे। उस इंडस्ट्री का नाम बताइए जो इसको पैदा करता है। फूड इंडस्ट्री। बताएं प्लीज। इसको फूड इंडस्ट्री का है। फूड इंडस्ट्री। ओके। चाकू, छुरी, कैंची कौन बनाता है? क्या? कंपनी में बनती है सर, वो तो कंपनी में बनती है, आई मीन कंपनी फैक्ट्री बनती में। है। हाँ जी। मैं इंडस्ट्री का नाम पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा। ये क्या? कंपनी वर्ड, ये कंपनी वर्ड कहाँ से आया भी समझ आ जाएगा आपको। ये कंपनी वर्ड कहाँ से आया? नहीं सर। सर क्या क्या? बोला सर? ये चाकू छुरी कंपनी, किस चाकू, इंडस्ट्री में छुरी, बनती है? कैंचिया, ये स्टील किस इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में बनता है? इसकी सर इंडस्ट्री का अलग नाम सर क्या है? अलग सर अलग अलग इंडस्ट्री स्टील। होती है, जैसे स्टील इंडस्ट्री है। स्टील में। स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री। देखिए, आप लोग को इतना तनाव लेने की आवश्यकता नहीं कि नहीं पता, वास्तव में नहीं, किसी को नहीं पता। ये जितने भी है ना, उसको टूल्स कहते हैं हम लोग। इनको हम टूल्स कहते हैं। तो टूल जो होते हैं, टूल वो किसी कंपनी में नहीं बनते। जितने भी टूल, जिसको हम उर्दू में औजार कहते हैं और हिंदी में शस्त्र कहते हैं, ठीक है? तो इसकी इंडस्ट्री का नाम है टूल एंड डाई मेकिंग इंडस्ट्री। टूल एंड डाई मेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है? और इसकी एक्चुअल इंडस्ट्री कौन सी काउंट होगी? मैकेनिकल, ठीक है? अब आपके मेडिकल इक्विपमेंट बनते हैं जितने भी, वो कौन सी इंडस्ट्री बनते हैं? तो आपको खैर इतने डीप में नहीं जाते हैं, कहने का तात्पर्य ये है, आप समझ लीजिए इस बात को और नोट कर लीजिए। इंडस्ट्री का मतलब वो जो मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं। इंडस्ट्री का मतलब वो जो मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, उत्पादक है। और बिजनेसमैन का मतलब क्या है? जो कि अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के उसको आगे सप्लाई कर रहे हैं। समझ आ गया मैंने डिफरेंस? सर वो दूसरे की प्रोडक्ट को लाके ये मार्केट में नहीं, दे ये वो कर रहे अपना भी बना सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री भी है। हैं। जी जी। रिलायंस इंडस्ट्री भी है। अच्छा। लेकिन बिजनेसमैन अगर आप अभी ऐसे, रिपीट कर दीजिए। जो इंडस्ट्री होती है वो किसी भी सामान का उत्पादन करती है। जैसे टाटा इंडस्ट्री जो है, वो नमक से लेके ट्रक तक बनाते हैं। टाटा इंडस्ट्री नमक से लेके ट्रक तक बनाते हैं। हम्म। टाटा कहाँ पर नहीं है? किस इंडस्ट्री में टाटा काम नहीं है? आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टाटा के पास है। टाटा ने रेलवे का अपना कारखाना खोला हुआ जमशेदपुर टाटा नगर में, जी सर। ठीक है? बिजनेसमैन जो होते हैं, ये केवल और केवल प्रॉफिट पे खेलते हैं, प्रॉफिट मार्जिन पर। क्लियर हो गया? तो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उसके बाद काम किसका आता है? व्यापारी का। जहाँ से शुरू होता है, पहले स्टॉकिस्ट होता है, सॉरी, सीएनएफ, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर।
इतना बात आपको पता होनी चाहिए। तो जब आप व्यापार की आप बात कर रहे हैं कि मैं एक व्यापारी बनना चाहता हूँ, मीन्स आप प्रॉफिट मार्जिन पे खेलना चाहते हैं, आप प्रॉफिट मार्जिन पर खेलना चाहते हैं। अब प्रॉफिट मार्जिन किसे कहते हैं? कि जो उसका एमआरपी है, प्रोडक्ट का जो एमआरपी है, जो इंडस्ट्री ने डिफाइन किया, ना कि बिजनेसमैन ने। ध्यान रखिएगा, एक नमक की थैली कितने की बिकनी चाहिए, इसका निर्णय कौन करता है? इंडस्ट्री। एक नमक की थैली कितने की बिकनी चाहिए, इसका फैसला कौन करता है? इंडस्ट्री, जिसे कहते हैं फूड इंडस्ट्री। एक गोलगप्पे की कीमत कितनी होनी चाहिए, कौन डिफाइन करता है? फूड इंडस्ट्री। गेहूं की कीमत कितनी होनी चाहिए, कौन डिफाइन करता है? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। क्योंकि एग्रीकल्चर अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुई है, तो सरकार डिफाइन करती है भी कब कि गेहूं की या चावल की ये रेट चल रहा है। अब जब वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो एक बार तो कंज्यूमर को यूज कर रहा था, खा रहा था, लेकिन डायरेक्ट सेल्स और मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपको क्या ऑप्शन दिया गया कि अब आप प्रॉफिट मार्जिन भी ले सकते हैं। और प्रॉफिट मार्जिन आपका कहाँ तक पहुंचता है? मैक्सिमम 35% तक। 35% से ऊपर कोई इंडस्ट्री आपको प्रॉफिट मार्जिन नहीं देगी, ये आप ध्यान रखिएगा, जब कोई इंडस्ट्री। लेकिन आप इस 35% को भी टुकड़ों में, चैनल में अगर डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास 35% बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। आपने 10 लोगों से लिए 10 रुपए, 100 लोगों से लिए आपने 5 रुपए, 1000 लोगों से लिए आपने 2 रुपए, और 1 लाख लोगों से लिया आपने 1 रुपए। आपके सामने आ गया प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ। एक प्रकार से मल्टी लेवल मार्केटिंग को रिवर्स मार्केटिंग भी कहते हैं। रिवर्स मार्केटिंग का मतलब ये होता है, जो आपका सीएनएफ है, वो मिनिमम प्रॉफिट पर आगे माल को भेजता है, और जो आपका रिटेलर है मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करता है। उसी प्रकार से जितना आप डेप्थ में जाओगे, मिनिमम प्रॉफिट भी आपको माला माल कर देगा ऊपर। क्लियर हो गया? सबको समझ आ रही बात ये? आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट जो आपसे बातें कही हैं। तो पहले आपको आज ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हम व्यापारी बनने के लिए कर क्या रहे हैं। तो दिनेश जी ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दिया, अच्छा लगा बहुत। और स्ट्रक्चर पे कैसे काम करना है, आगे बढ़ना कैसा है, इस विषय में आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अब सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी अपने अपने टर्न पर अभी कुछ नहीं सोचना आपको। अब आज एक सुबह मेरे माइंड में प्रश्न उठा, आपसे सबसे शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल ऑनेस्टली आप बताइएगा, कितने लोग तैयार हैं आने वाले हमारे गेस्ट को पढ़ाने के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू? ऑनेस्टली हम तैयार हैं। थैंक यू सो मच, आपके तो विश्वास है आप तैयार हैं, पर एक्चुअल में कोई तैयार नहीं है। विश्वास से तैयार है। हाँ, कोई तैयार नहीं है। और आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। अगले 3 महीने तक केवल एक ही अध्यापक पढ़ाएगा, और मैं सामने बैठा हूँ। आपको जी सबसे वो पहला। स्लाइड तो प्रेजेंटेशन वाला था ना, हाँ जी। मतलब स्लाइड प्रेजेंटेशन करने के साथ साथ क्लास देना, उसके विश्वास से बोला मैं। नहीं, मैं जानता हूँ, देखो आप गलत नहीं हो स्वाति जी, आप गलत नहीं हो, लेकिन हमें जो एक्चुअल में क्वालिटी चाहिए ना, उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, आप तैयार नहीं है अभी, आपको थोड़ा समय और रहेगा अपडेट होने में। और पता अपडेट आप कब होंगे गीतांजलि जी? आपका एक्चुअल ट्रस्ट कब पैदा होगा जानते हो आप? कब से? जब आपके लेफ्ट हैंड में अमाउंट आएगा राइट हैंड में खर्च करने के लिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा? लेफ्ट हैंड लेने के लिए होता है और राइट हैंड देने के लिए होता है। क्लियर?
जिस दिन आपके लेफ्ट हैंड में अमाउंट आएगा आपके खुद के श्रम से, आपका विश्वास ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर फोकस करना वो है हॉस्पिटैलिटी। हमारे गेस्ट जब आने शुरू होंगे, वन बाय वन गेस्ट आप सभी लोगों से अटैच होते चले जाएंगे। हम शुरू में कोशिश करेंगे फीमेल को फीमेल के साथ और मेल को मेल के साथ अटैच करेंगे। और मेल और फीमेल का हमारे यहाँ पे एक जंक्शन होगा, जैसे दिनेश जी और गीतांजलि जी मिल गए, नवरत्न जी और सपना जी मिल गए, तो एक कम्बिनेशन होगा इसके अंदर। क्योंकि अभी मेल मेंबर हमारे पास कम है, कोई बात नहीं, ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा। केवल गेस्ट को आपको एक ऐसी वेलकम देनी है, यस अच्छा लग रहा है। अब रसोई में खाना कौन पकाएगा? टीचर, मतलब पढ़ा वो रहा है। सर्व किसको करना है? एक प्रकार से आपको। गेटिंग माई पॉइंट? केवल 3 महीने बाद आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी पढ़ाते कैसे हैं, केवल 3 महीने। शनिवार को मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर अभी तक जो मैंने सोच लिया है आपके सामने शेयर कर दूंगा कि कैसे हमारी एकेडमी लोगों को बेनिफिट देगी। और आपका भी माइंड का रोड मैप क्लियर हो जाएगा, टोटली क्लियर हो जाएगा ये रोड मैप क्या है हमारा। शनिवार, ठीक है? किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है मेरे से पूछ सकता है अभी तक की बातों के अंदर। एनीवन? रितांजी जी आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए कम्युनिकेशन के ऊपर। आपको उसकी स्पेशल क्लासेस लेनी होंगी क्योंकि आपका फेवरेट टॉपिक कम्युनिकेशन ही है, ठीक है? कहीं पर प्रॉब्लम आएगी हम लोग साथ बैठ के उस पर काम करेंगे। सपना जी आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए स्टूडेंट की कम्युनिटी को लीड करने के लिए। क्लियर है? मधुस्मिता जी आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए विमेन, जो घरेलू विमेन होती हैं जी सर। उनको समझाने के लिए। ओके सर, ठीक। मधुस्मिता जी इसमें रहेंगी और साथ में रहेंगी सुशीला जी रहेंगी साथ में, क्योंकि ये ओके लॉबी बहुत बड़ी होती है। सर। ममता जी और प्रगति जी का रोल रहेगा लोगों को कि माइंड मेकअप करने के लिए। सब समझाएंगे धीरे धीरे इसके अंदर। बाकी अभी दिनेश जी और नवता जी का मैंने कुछ सोचा नहीं है कि अभी हम कहाँ पे डिफाइन होंगे, तो छोटा सा डिफाइन कर रहे हैं। अभी स्वाति जी भी हमारी अभी अनटच्ड है। तो यदि कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा हो मेरे से पूछ सकते हैं। एनीवन? कोई डाउट हो तो? सर हमें कैसे क्या करना है सर, इसके बारे में सर आपसे एक बार कॉल में बात करना चाहूंगी यस सर। सर, कैसे प्रिपेयर करना है? बिल्कुल ठीक बात है। लीड कॉल करने में के लिए तो लोग चाहिए ना, प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए आपको हम्म। मेरे से कॉल पर बात करने की आवश्यकता है, हम जूम पर बैठेंगे तो समझाऊंगा आपको मैं। जी हाँ सर। जी सर, ओके। वन बाय वन ठीक सर। है, रिलैक्स रहिए। आपको देखिए मैंने आपसे क्या बात कही, आपने हाथ करे कि हम तैयार है, मुझे पता आप तैयार हो। अब होगा क्या, दिनेश जी से मुझे एक्सपेक्टेशन थी कम से कम आधे घंटे की, तो 20 मिनट में रुक गए। कारण कुछ भी हो सकता है, ये नहीं गलत है, वो अपने ठीक है बिल्कुल, सर मे भी 40, कंप्यूटर। सर 45, सर हाँ 45 जी, मिनट का फिक्स था। कंप्यूटर का प्रॉब्लम आया, 45 मिनट का फिक्स मैं था। समझ रहा हूँ दिनेश जी, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को, आप गलत नहीं है। जैसे एमएमसी होता है ना हम लोग का दिनेश जी मॉर्निंग में, कभी कभी टेक्निकल इश्यू आ जाता है, हमें आधे घंटे में टेक्निकल इश्यू भी संभालना है और सेशन खत्म भी करना होता है। और यही आपके अंदर के विश्वास को शो करता है। आप गलत नहीं है, हमें से कोई भी गलत नहीं है, बट सबको अपडेशन की जरूरत है। और हम सभी लोग मिलके साथ ऐसे चलेंगे, लगेगा नहीं हम अलग, मतलब अलग अलग काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं जो आपको परेशान करेंगे। कौन जाएगा? ऑडियंस लाएंगे, अरे ये कैसे हो सकता है, अरे ये कैसे हो सकता है, ऐसा होना होता है।
तो बहुत कुछ अभी आपके सामने आने वाला है। और आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा, जैसे अभी दिनेश जी ने बोला एक बड़े सेलिब्रिटी को, हो सकता है हमारे मंच से कोई सेलिब्रिटी जुड़ जाए, कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है। लेकिन हम तब तक किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे जब तक हमारे पास कम से कम 36 नंबर ना आ जाए फैकल्टीज का। जी सर, वी समझ नीड नहीं पाए। एटलीस्ट 36 फैकल्टीज। अच्छा। 37 मैं रहूंगा ही रहूंगा हमेशा आपके साथ। क्योंकि आप ये मत सोचे कि जितने हमारे स्टूडेंट्स आएंगे सब फैकल्टी बनने को तैयार ही होंगे। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। एजुकेशन इतना सरल नहीं होता, अगर होता सब लोग टीचर ना बन जाते। तो यदि आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, एनीथिंग यू वांट टू शेयर। और कुछ है नहीं आज के लिए बोलना, आपको ज्यादा बोलना चाहूंगा नहीं मैं। है तो बहुत कुछ, बट स्लोली स्लोली। तो मेरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। मेरा दोबारा क्वेश्चन पूछ आप ले, जान। दोबारा पूछ लीजिए क्वेश्चन क्या है आपका। सर मेरा काम नहीं समझ में आया मुझे। अभी आपका काम है अपने बेटे के साथ मजे करना। समझ गए। ओके सर एक सर, मिनट ठीक है। सर, सर एक मिनट हाँ सर। हाँ। सर आपने क्या कहा सर, महिलाओं के बारे में क्या क्या करना है मुझे? आपको मैंने एक होमवर्क दिया था बहुत पहले, महिलाओं के विषय में थोड़ा स्टडी करनी थी आपको। हाँ जी सर, हाँ। सर वो आपको मैंने और लिख के सुशील, रखा है हाँ, सर। आपको और सुशीला जी को मिलकर टाई अप करना है और समस्या को पहले राइट डाउन करना होगा कि ये समस्या जो होती है किस कारण से आ सकती है महिलाओं के साथ। जी जी सर। तो अगेन हम ग्रुप में बैठेंगे और सॉल्यूशन 1 to 1 मिलेगा। ओके सर। सर जी मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा सर जी। प्लीज बोलें प्लीज। यस सर। अभी मैंने एक वो श्लोक तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन इसमें क्या लिखा था वो थोड़ा बहुत समझाता हूँ। जैसे कि हम लोग कोई भी जगह कोई भी काम करते सक्सेस क्यों नहीं होते, उसका एक कारण है। आज सर ने बताया कि कौन ट्रेनिंग दे सकता है, तो बाकी लोगों ने आज क्यों नहीं किया खड़ा, उसका भी एक कारण है। हम ऐसा बोलते हैं कि कर्म कर, फल की आशा मत रख, लेकिन कर्म क्या करना है वो हमें पता नहीं है। अच्छा हो वही कर्म। मैं आपको ना सर बहुत यही दिन पॉइंट मैंने बहुत सीखा अच्छी, था। आपने बहुत अच्छी बात बोली है। और इनफैक्ट आज स्टूडेंट के सेशन में ये बात को समझाई भी है, सेम चीज मैं अलग तरीके से समझाई आपसे शेयर कर देता हूँ। हम जब स्कूल में पढ़ते हैं ना या कॉलेज में पढ़ते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, वहां पर ऑलरेडी बुक्स अवेलेबल होती हैं, सिलेबस अवेलेबल होता है, हमें कब कब क्या क्या करना है वो पैटर्न डिफाइंड होता है। हाँ, अलग बात है कि जब हम उस सेमेस्टर में एंटर करते तब वो किताबें उठाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। दूसरी ओर हमारा जो कोर्स है या इस प्रकार के जो कोर्सेज चलते हैं तो कुछ भी डिफाइंड नहीं होता। और ये मत सोचिए जो आप पढ़ रहे हैं वही फ्यूचर में और लोग भी पढ़ेंगे, टोटली चेंज होता रहेगा। मैं बता दूं, भारत की जो नई शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग हर 5 साल में हर एक कंपटीशन का फॉर्मेट चेंज हो जा रहा है, हर 5 साल में। उसको एक वे में तो टेक्निकल बना रहे हैं और सेकंड वे में इजी बना रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई बच्चा थोड़े से प्रयास से उसको क्रैक कर सके। तो दिनेश जी ने बहुत बढ़िया बात बोली है, हमें कर्म तो करना है लेकिन हमें कर्म करना का ये नहीं पता। आपका एक बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, हमारे पास एक बैकअप इंडस्ट्री बैठी हुई है जहां से हम अगर ऐसे भी चलते रहेंगे तो भी पैसा आता रहेगा, थोड़ा आएगा आता रहेगा। लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है पैसों को लेकर, हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। और मल्टीप्लिकेशन तब संभव होती है जब हम उसको प्रॉपरली सीखते हुए आगे बढ़ें। जो मैंने बेसिक आपके सामने कोर्सेज रखे हैं, ये तो शुरू की 12 क्लासेस हैं। इसके जी बाद जब हम लोग उन्हीं को अगले सेशन में लेकर आएंगे तो कोर्सेज शुरू हो जाएंगे उनके।
कोर्सेज क्या होंगे, जैसे आप लोग कोर्स में शुरू किया था लर्न दी लर्नर्स, लेकिन वो ना करके फैमिली मैनेजमेंट पर काम करेंगे। सबसे पहला काम फैमिली मैनेजमेंट। मैं सब शेयर करूंगा आपसे, बना दिया है मैंने सारा कुछ। फैमिली मैनेजमेंट होता है, पर्सनल मैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, मनी मैनेजमेंट होता है। ये मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम लोग, छोटे छोटे तरीके से। आप अगर जॉब कर रहे हो, जॉब को कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं। और काइंडली आपसे सबसे एक विनम्र निवेदन है, यदि कोई व्यक्ति जॉब करता है, बिजनेस करता है, कभी उसके माइंड में ये मत डालिए कि क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं। ये कभी दिमाग में मत डालिएगा, क्योंकि वो उसका ब्रेड एंड बटर होता है। वो सेटिस्फाइड जी होगा चाहे नहीं होगा, बट अल्टीमेटली उसको वहीं से अपने घर को चलाना है। जी सर। आपको सभी को फ्यूचर में ध्यान रखिएगा, जॉब तो करनी ही पड़ेगी, चाहे बड़ी एकेडमी के साथ क्या अलग करें, जॉब तो करनी ही है आप सब लोगों को। मिनिमम 6 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे की जॉब तो सबको करनी, हम खुद करवाएंगे आपसे जॉब। वरना टाइम नहीं, आपका टाइम कटेगा ही नहीं, आपका टाइम नहीं पास होगा। तो टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना है आप लोगों को। और हमारे इस एकेडमी के अंदर बहुत सारी जॉब क्रिएट होने वाली है, बहुत सारी जॉब क्रिएट होगी। अभी देखते जाओ क्या क्या होने वाला है इसके अंदर। तो दिनेश जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी आपने लाइन बोली है। यही मैंने सिर्फ आज स्टूडेंट को भी कहा है, हमें नहीं पता हम क्या देने वाले हैं, बट वो देंगे जो आप चाहते हो। चलिए आप सबसे एक बात पूछता हूँ, आपके सामने खुला मैदान है, खुला मैदान, आपको दौड़ना है। कौन कौन दौड़ेगा आप में से एंजॉय करने के लिए? मैं चलो सर। सभी दौड़ेंगे। अब मैं आपसे कहता हूँ कि जितना आप दौड़ सकते हैं दौड़िए, लेकिन आपको खाना और पानी नहीं मिलेगा। आप कितने लोग दौड़ेंगे? कम लोग खाना ना करेंगे। मिले सर, पानी तो चाहिए सर। नहीं मिलेगा। तब तो फिर नहीं होगा वही सर। में वही में गिर जाएंगे सर। हाँ जी, वही रुक जाएंगे। दौड़ने से अब आप सभी लोगों को मैं ये कहता हूँ कि आपको एक हम गाड़ी दे रहे हैं, एक घोड़ा दे रहे वाह। हैं, मतलब एक घोड़ा गाड़ी है, एक सिंपल कार है, एक टमटम है, एक हाथी है, अलग सवारियां आपके पास हैं। और आपके साथ में एक व्यक्ति चलेगा जो आपके भोजन पाने की व्यवस्था करेगा। आप क्या चूज करेंगे इन सब में से? एक कार है, लग्जरी कार है, एक टमटम है, टमटम मतलब जो घोड़ा गाड़ी होती है, एक बैलगाड़ी है, एक आपके पास मतलब अलग तरह की सवारी है, जब सोच सकते हैं सवारियां अलग अलग है। मैदान वही है, आप कौन सी चूज करेंगे? लग्जरी लग्जरी सर। गाड़ी चूज करेंगे। जो लग्जरी हमें गाड़ी चलाना चूज आता करेंगे होगा। सब लोग। अच्छा गाड़ी कितने लोग चूज करें, ये सर गाड़ी, लग्जरी गाड़ी कौन चूज करेगा? एक, नहीं, जो हमें चलाना मैं आता सर। होगा, हमें चलानी है नहीं तो फिर क्या ड्राइवर मिलेगा करना आपको, ड्राइवर तक मिलेगा, निश्चिंत रहिए ड्राइवर तक मिलेगा। है? तो दिनेश जी गाड़ी लेंगे, और कौन गाड़ी वाला है? मैं सर। मैं। मधु जी गाड़ी वाली हैं, और बताएं। सिंपल घोड़ा नहीं है। अच्छा वो भी है ना, मिलेगा ना आपको, मिलेगा ना। अच्छा सिंपल घोड़ा। टमटम कौन लेगा, टमटम घोड़ा गाड़ी? मैं लूंगी, मैं लूंगी। यस प्रगति जी। बैलगाड़ी कौन लेगा? तो घोड़ा गाड़ी बोला सर। घोड़ा गाड़ी। बैलगाड़ी बोला आपने। अब सुनिए ध्यान से, अब बात समझिएगा। जब आपको सब कुछ मिल जाता है ना, समय पास नहीं होता, तो आप एंजॉय करेंगे बैलगाड़ी पर। डकर 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 चल रही गाड़ी आराम से। समझिएगा इस उसको, उस फील को लेकर देखिए। अब दिनेश जी ने गाड़ी चूज की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिनेश जी फुर्ती से पहुंच जाएंगे, दूर करेंगे क्या वहां जाकर, ये बताओ ना। सर, सर खाने के बदला आदमी होगा और पानी होगा, उसको साथ में लेकर आगे भी जा सकते हैं, धीरे धीरे करके ऊपर भी पहुंच सकते हैं सर। मतलब वो कहने भी। का अर्थ ये, ममता ममता जी कहने का अर्थ क्या है कि जब आपके पास सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा ना, तो आप उन चीजों को ढूंढोगे जो आज तक आपने कभी यूज ही नहीं करी। जी। दिनेश जी गलत नहीं है, लेकिन टास्क भी तो होना चाहिए ना करने का। टास्क कुछ है नहीं, एंजॉय कर रहे हो लाइफ का। सर सर जी, गाड़ी हाँ सिलेक्ट करने का कारण एक ही मेरा। हाँ। गाड़ी सिलेक्ट क्यों की? क्योंकि मैं गाड़ी जब चलता हूँ
तो कुछ अच्छा सुनता हूँ। नहीं, आप गलत नहीं है दिनेश जी, सब आप गलत नहीं, सुनिए यस सर। प्लीज, आप गलत नहीं है। मैं आपको अपनी फील बता रहा हूँ कि जब आपकी लाइफ की वो सारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएगी ना, तो आप लाइफ को एंजॉय करने की सोचोगे। जैसे क्या होगा, हमारी मधुस्मिता जी और गीतांजलि जी झूले झूल रही हैं जी, चिंग चोंग चिंग चोंग। मतलब ये होती है लाइफ को एंजॉय करने के तरीके। हम लोग खुल के कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, एटलीस्ट फील तो ले सकते हैं। जो ममता ने बात, सॉरी सपना ने बात की, वो बात मुझे पसंद है। मैं घोड़ा चलाना बहुत पसंद करता हूँ, राइडिंग बहुत पसंद है मेरे को। घोड़ा मिल जाए बस एक बार, आज तक बैठा कभी नहीं, मिल जाए बस एक बार। क्या होता है आपके अंदर की ना एक फील आती है, मैं ये करना चाहता हूँ। तो खैर, हम लोग इन बातों को तो बहुत करेंगे फ्यूचर में, लेकिन आप तैयार हो जाइए। और परसों से हमारा सेशन शुरू हो रहा है। बाहर से बहुत लोगों ने एंट्री नहीं दी है और मुझे उसकी इच्छा भी नहीं है, बट ये भी नहीं कहूँ कि आप लोगों को आना ही है। मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा इसके लिए, आपकी खुद की इच्छा है। आपको मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ, आपके सामने एक स्क्रीन ओपन रहेगी जिसमें मंत्र लिखा होगा, होपोनोपोनो। ठीक है, यहाँ से मैं बोलूंगा, वहां से आप बोलेंगे। आपका माइक ऑफ रहेगा, आपका कैमरा ऑफ रहेगा। मे बी वेबिनार फॉर्मेट में करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे ही आपके 20 मिनट कंप्लीट होंगे, 20 मिनट के बाद हम सभी लोग को इंस्ट्रक्शन मिलेगी, ये लिखिए, टाइप कीजिए धीरे धीरे। उसके बाद हम ब्लेसिंग्स देंगे कि मैं सभी लोगों को ब्लेसिंग देता हूँ ताकि उनकी सेहत अच्छी हो जाए, वो फाइनेंशियली फ्री हो जाए, उनकी फैमिली अच्छी हो जाए। हम यूनिवर्स को ब्लेसिंग देंगे। और जब आप पूर्वजों की याद में ब्लेसिंग्स देते हैं, वो इमीडिएटली इम्पैक्ट करती है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला, अब आपके साथ में एक 2 मिनट की एक्सरसाइज करता हूँ, सभी लोग करिएगा, बहुत मजा आएगा सब लोग। आप सभी लोग, आप सभी लोग मन ही मन सबको ब्लेसिंग दीजिए कि आई ब्लेस एवरी वन टू हैव अ गुड हेल्थ। मन ही मन सोचिए और फील कीजिए सबकी ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है। आई ब्लेस एवरी वन फॉर गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। फील कीजिए कि सबकी ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचे और आपकी ब्लेसिंग आप तक सबके पास पहुंच रही है। I bless everyone for good health and happiness. I bless everyone for good health and happiness. मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य एवं प्रसन्नता के लिए परमात्मा से आशीर्वाद मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ। I bless everyone to have a financial freedom. मैं सभी के वित्तीय स्वतंत्रता के लिए आशीर्वाद देता हूँ ईश्वर का। अब जिसको ऑनेस्टली अपने अंदर एक एनर्जी, एक फील आती हुई अनुभव हो, प्लीज हाथ ऐसे बताए देखो, लगा हाँ कुछ फीलिंग आई है मेरी साइड पर, लाइक दिस। कोई फील आया है, कोई एनर्जी आपकी तरफ आई है जो आपको कुछ देना चाहती है। एनीवन? दिनेश जी को फील हुआ, मुझे तो फील हुआ। और किसी को फीलिंग आई? कुछ कुछ हुआ सर।
सपना को हल्का सा कुछ कुछ हुआ हल्का सा। जब आप एंसेस्टर्स हीलिंग के साथ बैठोगे ना, बहुत तेजी से आएगा, बहुत तेजी से आएगा। आपकी पूरी बॉडी में कंपन होगा उस समय, पूरी बॉडी में। हाँ बोले ऋषि, प्लीज बोले। सर जी सर ऑल उसमें इन वन ऐसा है कि सोचना कि सिर्फ कम्युनिटी के जितने लोग हैं उनके बारे में। हाँ इन्हीं के बारे में, अब बाहर नहीं जाना अभी। आप कुछ फीलिंग आई आपको हल्की सी? सर जी हाँ बोले ऐसा कि मान लो प्लीज। कि परमात्मा परमात्मा हमें आशीर्वाद देते हैं ऐसी फीलिंग मिली आपको? पूरा, या पूरा शरीर को हिला देते हैं। जी। सर मुझे कुछ हल्का सा फील हुआ सर। हल्का सा, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हल्का सा भी तो बहुत हाँ बड़ी कुछ बात है, लाइट हल्का सा। कुछ फील हुआ, जैसे हाँ कुछ लाइट जैसे मेरे ऊपर क्रॉस किया, ऐसे हम्म, लगा। और हम्म। सर ये आँख खोल के देनी थी कि आँख बंद करके? आँख खोल कर, इसे आँख बंद नहीं करनी होती। इसमें कोई आँख बंद नहीं करनी होती। मुझे और थोड़ा ध्यान सा रखिएगा, आज जिसको भी जो भी मेडिटेशन करता है ना, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आँख खोल कर कीजिएगा, ये बंद करने का समय नहीं है आँखों को। आपको बस का एक सिंपल सा हिंट दे देता हूँ, आपकी बॉडी हल्की होते होते अपने आप सीधी हो जाएगी, अपने आप सीधी ऐसे। और यूं हो जाएगा जैसे कि ऊपर खींच रहा हो आपको, ऊपर कुछ खींच रहा हो आप। तो थैंक यू सो मच। तो मधु जी कल के लिए आप तैयार है ना? जी सर। बहुत हम आपकी उस वाणी की प्रतीक्षा करेंगे बहुत खुशी से कि मधु जी भी बताने वाली है। जी सर। सर मैं ठीक अभी है। ट्रैवल करके आई हूँ सर, उड़ीसा। हाँ, हम इन लॉज के घर आई हूँ। काम हो गया आपका? हाँ जी सर, वो काम हो गया है। वंडरफुल, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम लोग फिर अब कल मिलेंगे सेम टाइम पर। और परसों हमारा जो सेशन होगा उसमें आपको स्ट्रक्चर के बारे में समझाऊंगा मैं। और शनिवार को हमारा फाइनल जो होगा, इस मंथ इस वीक का जो फाइनल होगा, उसमें क्या होगा, हम लोग अपने इस पूरी एकेडमी का रोड मैप आपसे शेयर करूंगा मैं। हम करने क्या जा रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि हर व्यक्ति क्रिस्टल क्लियर रहे। ईयरफोन। ठीक है। सभी को नमस्कार थैंक यू और सर, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। थैंक नमस्कार यू सर, सर। सर नमस्कार।